लेकिन सबसे पहले आते हैं जनरल फैज हमीद की तरफ, और जो उनका मामला है, जिसका इमरान खान साहब ने खदशा भी जाहिर किया कि जनरल फैज जो हैं, उनकी उनसे कोई गवाही लेकर या उनकी से मालूमात लेकर इमरान खान को भी फौजी अदालत में ट्राई किया जा सकता है। और वो क्यों किया जा सकता है, वो बुनियादी चीज है 9 मई पे जो हंगामे और एहतजाज और फिर तोड़फोड़ और आर्सन हुआ था पिछले साल। अभी तक पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो उसको भूलने को तैयार नहीं है। और वजह यहाँ पर एक वजूदी इशू भी है कि अगर इतने 1 साल से ज्यादा प्रोपेगेंडा और ये दावों के बाद अगर इसके ऊपर से अफवाज पाकिस्तान यू टर्न ले जाती हैं, तो उनका अवाम में तो जो होना सो होना है, अंदर इदारे के अंदर जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी बड़ी सुबकी होगी। इसलिए उन्होंने इस मामले को मंतकी अंजाम तक ले जाने का फैसला कर रखा है। अब वो हो नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स की में जो बहस होती रही, यहाँ सियासी लेवल के ऊपर भी जो गुफ्तगू होती रही, अब वहां पे ये बात बन नहीं रही थी। और शायद यही वजह है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी ड्रामाई अंदाज में जो अमल पजीर हुई है, और उसमें एक टॉप सोसाइटी का केस जो है वो करप्शन का, और दूसरा बाद अज रिटायरमेंट जो जनरल फैज की एक्टिविटी सरगर्मियां थी, सियासी सरगर्मियां, उनका भी उनकी तहकीकात जो है गालिबन कुछ तो की गई हैं, हमारी इतलात है, और कुछ अभी जारी हैं। और अगर उन तहकीकात में कोई रवाबित सामने आते हैं इमरान खान के साथ और उनकी पार्टी के दीगर लीडर्स के साथ, तो फिर मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और ये मामला यकीनन मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है। अब जाहिर बात है, उस वक्त देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या व्यू लेगी। पिटिशन तो जाएंगी वहां भी। आजकल तो हर चीज चैलेंज होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और खैर वो एक फाइनल कोर्ट भी है मुल्क में। लेकिन ये मामला भी यकीनन चैलेंज होगा, और उसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनरल फैज हमीद को या इमरान खान को कोई रिलीफ देगी, तो ये तो वक्त ही बताएगा। मगर खदशा बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब का। उन्होंने जिसे कहते हैं कॉफी को स्मेल कर लिया, अंग्रेजी का मुहावरा होता है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि ये तो मामला जो है और खतरनाक और संगीन होता जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा मेरे ख्याल से उनके लिए ये भी प्रॉब्लम हुआ होगा कि जो एक मुबैना फैज नेटवर्क का जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके ताने बाने अडियाला जेल में, अडियाला जेल से बाहर, पार्टी के अंदर, और पार्टी के जो जोमा, जो पार्टी के लीडर्स जिन्होंने कुछ नसीफे भी दे दी हैं, कुछ सोच रहे हैं, और दीगर अफवाज पाकिस्तान के अंदर सर्विंग ऑफिसर्स के अंदर अगर रवाबित थे, लिंक्स थे, तो ये यकीनन एक बहुत सीरियस इशू है। अगर ऐसा था, यकीनन इसको प्रूफ करना होगा। ये कहने में ये चीजें आसान होती हैं, लेकिन साबित करने में वो, और इस तरह से साबित किया जाए जो कि तमाम अदालती प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस के जुमरे में आए, वो मुश्किल होता है। मगर यहाँ पर जनरल फैज हमीद के जो जिक्र हुआ आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में, उसमें तो जिक्र हुआ उनके वो कारनामों का जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किए। लेकिन वो कारनामे और वो चीजें जो वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जब वो हाजिर सर्विस थे, उनका जिक्र कम ही होता है। और उसका तो तस्करा बहुत हो रहा है, हमने भी इस प्लेटफॉर्म पर किया है। लेकिन आज जरूरी है कि उसके ऊपर थोड़ी सी और बात की जाए, क्योंकि ये मामला फरामोश नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट अगर ये समझ रही है कि वो सिर्फ उनकी रिटायरमेंट के बाद वाले मसले जो हैं वो उनके ऊपर तवज्जो देगी या स्पॉटलाइट डालेगी, और उससे पहले मामला जो है वो उसको गोल कर दिया जाएगा, तो ये पब्लिक ओपिनियन में या कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में ये मामला नहीं चलेगा। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक एक सीरियस जो है एफर्ट नहीं होगी अपने अंदर, इदारे के अंदर सफाई करने की, और इदारे की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की सियासत में मदाखलत है, अदालतों में मदाखलत है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जब तक उसका जो है कुछ सद्देबाब नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अबसार आलम जो है हमारे बड़े सीनियर कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, वो काफी दिनों से वक्त एक एक करके बहुत सी चीजों से पर्दा हटा रहे हैं। पहले तो उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया को, जब वो चेयरमैन पेमरा थे और उनकी एक ऑडियो लीक, और ये इसका डांडा मिलेगा यकीनन ऑडियो लीक की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की ऑडियो लीक्स के हवाले से, ये मामला भी वहां जा सकता है कि वो जो जनरल फैज अबसार आलम से बात कर रहे हैं कि 2 चैनल बेचे हैं।
अब देखिए ये आईएसआई का काम कहां से है कि वो मीडिया के चैनल्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, खरीदवा रहे हैं। ये उनकी डोमेन ही नहीं है, उनकी डोमेन है सिक्योरिटी। और वो भी पाकिस्तान को जो बैरूनी खतरात लाहक हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए दीगर एजेंसीज मौजूद है, मसलन आईबी मौजूद है, मसलन पुलिस मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्ट्री मौजूद है, होम डिपार्टमेंट्स मौजूद है। चलिए किसी हद तक जो फौज के अंदर के मामला हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस मौजूद है। ये कब से हो गया कि खुल खुला के जो आईएसआई चीफ हैं वो फोन कर रहे हैं एक चेयरमैन पेमरा को और लाइसेंसेस की खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। और फिर आपने ये भी सुना, अब सार आलम की जबानी के दो चैनल स्टार्ट हुए थे, आप और उसका एक अंग्रेजी वर्जन इंडस। और वो किस तरीके से वो एक इंडस टीवी होता था, नाज़रीन आपको याद होगा जब नया नया पाकिस्तान में मीडिया डीरेगुलेट हुआ था 2002-2003 में, तो ये इंडस टीवी था। ये बड़ा इसकी खास एक अच्छी परफॉर्मेंस होती थी और ये इसमें अंग्रेजी के भी प्रोग्राम होते थे वगैरह वगैरह। तो वो चैनल धोन से धक्के से, पंजाबी में कहते हैं, वो लिया गया। और जो उसके मालिकान थे उनका शेयर एक एक शेयर हो गया। और दीगर जो मंजूर नजर लोग थे इस्टेब्लिशमेंट के, जिनमें हमारे दोस्त आफ्ताब इकबाल सर फहरिस्त हैं, और उनके साथ कोई दो तीन गालिबन उनके रिश्तेदार या उनके अहबाब थे, वो उनके नाम शेयर्स ट्रांसफर हो गए। अरे वाह, ये क्या बात हुई। तो मैं तो आफ्ताब इकबाल साहब की बड़ी, आपको पता है, इज्जत करता हूं, मेरा उनसे बड़ा अच्छी दोस्ती भी है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे पढ़े लिखे शख्स हैं, बड़े अच्छे शायर के बेटे भी है। तो उनसे कभी मौका मिलेगा तो उनका इंटरव्यू भी करूंगा कि आखिर अफसार साहब ने ये जो बात कही है किस हद तक ये दुरुस्त है। आपको पता भी था कि ये सब कुछ हो रहा है, आपको प्लेट पर ही खुद ही इदारा सब कुछ करा था, आपको पेश करा था सारा कुछ। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि इस तरह से ये चैनल्स की लेन देन हो रही है। देखिए ना, हमारे ऊपर तो, हम तो छोटा सा एक डिजिटल चैनल है, हमें तो क्या क्या नहीं हमारे साथ किया गया। इदारे को तो छोड़ें, हमारे अपने कोलीग्स, हमारे अपने अहबाब, हमारे और देखने वाले, उन्होंने कहा कि जी ये नया दौर जो है, इसको पता नहीं करोड़ों की फंडिंग मिल रही है, बैरूनी ताकतें, इंडिया, सीआईए, मोसाड और पता नहीं क्या क्या, कभी कहते हैं मरियम नवाज, कभी कहते हैं जरदारी, कभी कहते हैं कोई। मगर बात यह है कि जो असल में ये सारा कुछ हो रहा था उनकी कोई पूछगिछ ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, उसमें आपको पता है कि आप में हमारे दोस्त भी काफी सारे गए थे, इंडस में भी हमारे दोस्त गए थे, वो ठप हो गया सारा मामला। वो सारे बेचारे बेरोजगार हो गए, कुछ ऐसे बेरोजगार होके नौकरियों में सरगर्दान तलाश में रहे। और ये कितना जुल्म है वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ कि आप उनकी नौकरियां, उनके करियर तबाह कर दें, सिर्फ इसलिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोपेगेंडा का टूल बनाना है और उसको चलाना है, और वो चलता है नहीं आपसे, क्योंकि आपका काम ही नहीं है। जिसका काम उसी को साझे। टीवी चैनल ना तो मलिक रियाज चला सकते हैं, ना हाउसिंग सोसाइटीज वाले भी बड़े आए हैं मार्केट में, वो भी उनसे भी नहीं चल रहे अक्सर में। और ये क्योंकि ये काम प्रोफेशनल काम है, इसके लिए आपको जर्नलिस्ट चाहिए, इसके लिए आपको और तरह के लोग चाहिए। ये आप प्लॉट बना के, फाइलें बना के, धोन से, फार्मर से जमीनों पे कब्जे करके, वो तो आप काम कर लेते हैं, लेकिन ये चैनल चलाना इतना आसान नहीं होता। ये एक प्रोफेशनल काम है। बहरहाल, तो मीडिया मैनिपुलेशन की ये आलम था कि ये दो चैनल्स का तो साफ जिक्र हुआ। अब इसके अलावा कोई सैकड़ों इस तरह की चीजें, कई हमारे कॉलीग्स जो हैं उनको नौकरियों से अलग कर दिया गया, वो भी इन्हीं के दौर